हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिका पटेल और आज हम लोग MPPSC के 10 इकोनॉमी के क्वेश्चंस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पहला, इशूइंग करेंसी नोट्स, मुद्रा जारी करना। सेकेंड, एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए बैंकर का काम करना। थर्ड, मैनेजिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति का प्रबंधन। कंट्रोलिंग, फोर्थ इज कंट्रोलिंग क्रेडिट एंड इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और पैसे का नियंत्रण। कौन सा ऐसा काम है जो कि RBI नहीं करता है? इट इज मैनेजिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर RBI नहीं मैनेज करता तो कौन करता है? इट इज DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ये जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मैनेज करता है। ठीक है, बाकी करेंसी नोट्स अपना RBI इशू करता है। अच्छा, जो 1 रुपी नोट होता है ना, वो कौन इशू करते हैं? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। उसके अलावा जितने भी करेंसी नोट्स हैं दे आर इशूड बाय द RBI। RBI जो है इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। कभी भी कोई भी क्राइसिस सिचुएशन भी आ जाती है गवर्नमेंट को तो वो एक बैंकर के जैसे भी काम करता है, सरकार के लिए एक बैंकर के जैसे काम करता है। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग क्रेडिट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज बना के, है ना। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ हैं ये इन्फ्लेशन वगैरह का दर देखती हैं, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द RBI। RBI performs several functions like issuing currency, acting as a banker to the government, managing monetary policy and controlling credit। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन कर रहा है? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड नॉट RBI। अच्छा, RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? RBI जो है वो 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। RBI को पावर्स कौन से एक्ट से मिलती हैं? RBI एक्ट ऑफ 1934 गिव्स पावर्स टू द RBI। फाइन, RBI was established under 1935. In 1935 under the RBI Act of 1934, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? डिसीजन लेती है रेपो रेट पे और रिवर्स रेपो रेट पे। रेपो का मतलब क्या होता है? रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। ये वो रेट है जिसमें RBI जो है वो बैंक्स को लेंड करती हैं फॉर अ पीरियड जो कि छोटा पीरियड होता है 14 डेज। ठीक है, तो दिस इज रेपो रेट एंड दिस इज रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि अगर सपोज बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है ना, तो बैंक जो है वो अपना एक्सेस फंड जो है वो पार्क कर सकता है RBI के पास। पैसा दिया तो RBI भी जो है वो बैंक को कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी ना, राइट। तो दिस इज व्हाट इज अ रिवर्स रेपो। ओके, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन होता है रेपो पे, रिवर्स रेपो पे। इट इज एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कोई और रिसोर्ट नहीं बचता है तब जो है वो कौन आता है? RBI आती है लेंड करने के लिए। सारे बैंकिंग सिस्टम जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट कौन कर रहा है? अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? दैट इज विद द RBI। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी RBI जो है वो मैनेज करता है ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मेंटेन की जा सके। RBI की स्थापना 1935 में RBI अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। यह है मौद्रिक नीति समिति MPC के माध्यम से दर तय करता है। यह है अंतिम ऋणदाता और बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। RBI विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which instrument is used by the RBI to absorb excess liquidity from the economy? RBI अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि RBI जो है वो यूज करता है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब दिस एक्सेस लिक्विडिटी? रिवर्स रेपो रेट। मैंने बोला अगर सपोज बैंक के पास एक्सेस फंड है
और अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब कि इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स, सपोज बैंक ने पैसा यहाँ पे डाला, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, है ना, और अगर ये इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो बैंक रादर देन गिविंग टू द कस्टमर्स वो आरबीआई में जो है वो इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सेफ है, गारंटी है कि यस इतना इंटरेस्ट मिलने ही वाला है। कस्टमर्स में तो यहाँ पे एनपीए की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो गया तो बैंक्स जो है वो प्रेफर करेंगे आरबीआई में अपना एक्सेस फंड को पार्क करने के लिए, एंड इसीलिए जो है वो वहाँ अगर एक्सेस लिक्विडिटी है आरबीआई इसको एब्जॉर्ब कर पाता है बाय इंक्रीजिंग दिस रिवर्स रेपो रेट। ओके, reverse repo rate is used by the RBI to absorb the excess liquidity by borrowing money from the commercial banks. Now, रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पे, जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लेंड करती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट जिस दर पे आरबीआई बोरो करती है फ्रॉम द बैंक्स, है ना, वो बोरो कर रही है तो उसे क्या बोल दिया अपन ने? रिवर्स रेपो रेट बोल दिया। दोनों ही किसका पार्ट है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट है। अगर हाई रिवर्स रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, इसका मतलब है बैंक ज़्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास पार्क करेंगी और लिक्विडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसलिए रिवर्स रेपो को जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, रिवर्स रेपो दर में आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। ठीक है, रेपो में ऋण दे रहा है, रिवर्स रेपो में उधार ले रहा है। यह तरलता समायोजन सुविधा दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का हिस्सा है। दर अधिक होने पर बैंक अधिक पैसा आरबीआई में जमा करते हैं ताकि तरलता घटती है। ठीक है, वो जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई रिवर्स रेपो रेट। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर द G20 वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? G20 की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताओ। G20 को 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, G20 एक फोरम है जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर और जो भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं वो एक साथ मिलके बैठते हैं। ठीक है, इसमें 19 कंट्रीज हैं और अब जो है वो 2023 में तो अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया था। यूरोपियन यूनियन है एंड अफ्रीकन यूनियन है, तो इसमें आप जो है वो अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लो। ओके, तो G20 में 19 कंट्रीज हैं। अच्छा, जो भी G7 की कंट्रीज हैं, इनफैक्ट आप तो G8 की जितनी भी कंट्रीज हैं ना वो सब भी G20 का पार्ट है ना। तो G20 इंडिया ने कब होस्ट किया था? इंडिया ने 2023 में G20 का समिट होस्ट किया था। अब इसलिए भी होस्ट किया था क्योंकि एक और चीज़ है G20 की कि उसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ देयर ओन। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो है वो इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करती जाती है। अब अगर जो है वो आज जो प्रेसिडेंसी है, इसके पिछले साल में जो प्रेसिडेंसी हुई और आने वाले अगले साल में जो प्रेसिडेंसी में बैठेगा, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? ट्रॉयका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रॉयका। ओके, फाइन। तो G20 जब इंडिया ने होस्ट की थी तो हमारी क्या थीम थी? वासुदेव कुटुंबकम की थीम थी। किस पे फोकस करती है G20 कंट्रीज? इकोनॉमिक ग्रोथ पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। आजकल तो ये और भी ज़्यादा चीज़ों को भी एड्रेस कर रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंक्लूसिव फाइनेंस की भी बातें करती है। ठीक है, इसमें 19 देश हैं, यूरोपियन संघ भी शामिल है और अब तो अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। अच्छा, ये जो G20 कंट्रीज है ना, ये पूरे अगर ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मेंस के लिए आप इंट्रोडक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हो। एंड 75% ट्रेड हो रहा है इन कंट्रीज में। ओके,
भारत ने G2023 में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया था। यह आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास पर केंद्रित है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? कौन सी कंट्री है जो कि G20 का मेंबर नहीं है? सिंगापुर, ठीक है। अर्जेंटीना G20 का मेंबर है। साउथ अफ्रीका G20 का मेंबर है। सऊदी अरेबिया भी जो है वो G20 का मेंबर है। इंडिया है, हाँ है। ब्राजील है, हाँ है। इंडोनेशिया है, हाँ है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? सिंगापुर जो है वो G20 का मेंबर नहीं है। G20 आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसकी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है हर साल। मेंबर्स अब G20 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के मेंबर्स हैं। G20 में डेवलप्ड डेवलपिंग दोनों से ही मेंबर्स आ रहे हैं। इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है लेकिन स्टिल वो जो है वो G20 का तो मेंबर है। इसका मतलब कि इट इज इंक्लूडिंग बोथ डेवलप्ड एज वेल एज इमर्जिंग इकोनॉमीज। परमानेंट इन्वाइटीज कौन है? आसियान है ना, नेपाल एंड स्पेन आर द परमानेंट इन्वाइटीज। देयर इज ऑल्सो G20 में जो है वो चीज़ें करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए देयर इज अ फाइनेंस ट्रैक एंड देयर इज अ शेरपा ट्रैक एज वेल। ओके, G20 की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है। सदस्य विकसित और विकासशील देशों से आते हैं। ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन इज SEBI, that is Security and Exchange Board of India, was established in which year? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कब हुई थी? It was in 1988। अच्छा, SEBI का काम क्या है? SEBI का जो है वो हेडक्वार्टर मुंबई में है। SEBI जो है वो म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो भी स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है। SEBI भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? अगर किसी लॉ के अंदर, किसी एक्ट के अंदर अगर कोई भी बॉडी को बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो SEBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1988 में इस्टेब्लिश की गई थी। नाउ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। म्यूचुअल एक्सचेंजेस को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, म्यूचुअल फंड्स को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर FIIs, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी जो है वो रेगुलेट करती है। ये इसका एक रोल जो है वो इन्वेस्टर जो भी पैसा लगा रहा है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, उन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना इज द बिगेस्ट रोल ऑफ SEBI, ठीक है। एक फेयर ट्रेड इंश्योर करना भी जो है वो SEBI का रोल है और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करती है। SEBI एक वैधानिक निकाय है जिसे 1988 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, FII, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नियंत्रण करता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और निवेशक का संरक्षण है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPR, that is intellectual property right, includes which of the following? बौद्धिक संपदा अधिकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन कौन जो है वो IPR में किन किन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा है। पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक संकेतक, कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो आप IPR में? सबको, ठीक है ना। तो पेटेंट्स भी IPR के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ट्रेडमार्क्स भी इंक्लूडेड होते हैं और GI टैग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। फाइन, IPR includes patent, trademarks, copyrights, GI tags, industrial designs, etc.
नाउ आईपीआर क्या होता है, ये व्हाट इज दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हम लोग बोलते हैं आईपीआर फाइल कर दो, पेटेंट फाइल कर दो, व्हाट डज दैट मीन्स, ये एक लीगल प्रोटेक्शन होता है जो कि दिया जाता है फॉर द क्रिएशन ऑफ माइंड। अगर आपने कुछ सोचा, इनोवेट किया, कोई नई चीज़ बनाई, इन्वेंट की, तो उसके लिए आईपीआर को जो है वो ग्रांट किया जाता है। इन्वेंशन के लिए, आर्टिस्टिक वर्क के लिए भी आपका आईपीआर ग्रांट किया जाता है। इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं, आईपीआर के लॉज हैं, पेटेंट एक्ट है 1970 का, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, देयर इज ऑल्सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे आईपीआर से रिलेटेड लॉज हैं, जैसे कि जीआई एक्ट ऑफ 1999 जीआई टैक्स प्रोवाइड करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देता है ना। ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999 ये ट्रेडमार्क्स प्रोवाइड करेगा। पेटेंट फाइल करने के लिए आपके पास पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 है ना। इंडिया जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है ना। अगर स्ट्रॉन्ग आईपीआर होंगे तो इससे क्या होगा, इनोवेशन बढ़ेगी, क्योंकि आप जो है वो ये क्रिएशन ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उससे इनोवेशन बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ आएगी रीजन में। आईपीआर मानसिक सृजन जैसे आविष्कार, कलात्मक कार्य, प्रतीक आदि को कानूनी सुरक्षा देता है। प्रमुख आईपीआर कानून, पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957, जीआई अधिनियम 1999। भारत वीपो का भी सदस्य है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जीआई टैग इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। भारत में भौगोलिक संकेत टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? हाउ मेनी ईयर्स इट इज वैलिड? इट इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। फाइन, 10 सालों के लिए जीआई टैग की वैलिडिटी होती है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग किसको दिया जाता है? वो प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन में होते हैं और उनकी कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे बासमती राइस हो गई, है ना, और जैसे कि हमारी दार्जिलिंग ट्री, तो दार्जिलिंग मतलब कि वेस्ट बंगाल में ये जो दार्जिलिंग टी है उसको ये जो है वो जीआई टैग मिला है। वी हैव बासमती राइस है, मधुबनी पेंटिंग्स हैं, कांचीपुरम की साड़ीज हैं, तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स की कुछ स्पेसिफिक अच्छी क्वालिटीज़, यूनिक क्वालिटीज़ होती है, तो उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जीआई टैग देती है। ओके, जीआई रजिस्ट्रेशन जो है वो जीआई इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के अंदर किया जाता है। ठीक है, हर 10 साल में से इंडेफिनेटली जो है वो रेन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो हर एक बार कर लिया आपने, जीआई टैग ले लिया, 10 साल के लिए वैलिड है, फिर से आप रेन्यू कर लो, फिर से 10 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। ओके, जीआई किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न वस्तुओं की विशिष्ट पहचान है। ओके, नाउ द 8th क्वेश्चन इज द पेटेंट प्रोटेक्शन terms in India is how many years? हाँ, कितने सालों के लिए? 20 years। भारत में पेटेंट सुरक्षा की अवधि है 20 years की। ठीक है, पेटेंट क्या होता है? अपन बोलते हैं ना कि पेटेंट फाइल कर लो। पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट होता है इन्वेंटर का। सपोज कोई भी इन्वेंशन की इन्वेंटर ने, तो उससे बेनिफिट्स लेने के लिए, क्योंकि उसने मेहनत की होगी, उसने पैसा भी लगाया होगा, उसने रिसर्च भी की होगी, तो अब उसे उसके बेनिफिट्स भी तो अवेल करने हैं। इसी के लिए पेटेंट दिया जाता है, ताकि कुछ टाइम के लिए जो है वो जो इन्वेंटर है वो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हों, ताकि वो यूज़ कर सके, सेल कर सके अपनी इन्वेंशन को। और ये कितने टाइम के लिए ये इन्वेंटर के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं? इट इज़ फॉर द पीरियड ऑफ 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ओके, एक्सपायरी के बाद, अब देखो जैसे ही पेटेंट खत्म हो गया, अब ऐसा नहीं कि इंडेफिनेटली आप जो है वो बार बार पेटेंट फाइल कर सको, नहीं, अब एक्सपायरी के बाद जो है वो पब्लिक डोमेन में इन्वेंशन आ जाती है। ठीक है,
अगर क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट में और फिर से उस प्रोडक्ट का जो है वो पेटेंट फाइल कर देते हैं। एक्चुअल में वो प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जो है वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उनने पेटेंट फाइल कर दिया, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। ठीक है, और एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इज नॉट अलाउड इन इंडिया। ठीक है, तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट अलाउड नहीं है। 20 ईयर्स के लिए आपके पास अगर आपने इन्वेंशन की है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जितना प्रॉफिट है वो कमा सकते हो, ताकि जो इन्वेंटर के और ताकि जो इन्वेंटर है उसको वो एक इंसेंटिव मिले कि येस वो फर्दर रिसर्च करे, फर्दर जो है वो डेवलपमेंट करे, R&D प्रमोट हो। ठीक है, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स इट बिकम्स एंटर्स इनटू द पब्लिक डोमेन। इंडिया जो है वो पेटेंट्स के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कि WTO का पार्ट है वो फॉलो करती है। ठीक है, ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, नाउ पेटेंट इज इक्वल्स टू, पेटेंट का मतलब क्या हो गया, आविष्कारक को निर्माण, उपयोग या बिक्री का विशिष्ट अधिकार मिलता है। ओके, अवधि कितनी है पेटेंट की, दैट इज 20 वर्ष की अवधि है। नाउ द 9th क्वेश्चन, विच क्रॉप इज अ खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होते हैं, हाँ, जो कि बारिश में उगाए जाते हैं उन्हें खारिफ क्रॉप बोलते हैं। कौन से ऐसे जो है वो खारिफ क्रॉप है, बताओ। वीट कौन सा है, ये तो राबी है यार, ठंड में उगाया जाता है। मस्टर्ड ये भी राबी है। राइस ये खारिफ क्रॉप है ना, ये जो है वो बारिश में उगाया जा रहा है। ग्राम क्या है, ये भी राबी क्रॉप है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप, आंसर इज सी। ओके, खारिफ क्रॉप्स को सो कब किया जाता है, बारिश में, मॉनसून रेन्स में, जून जुलाई में उसे सो किया जाता है और उसको हार्वेस्ट कब किया जा रहा है, अक्टूबर नवंबर में से हार्वेस्ट किया जाता है। कौन कौन से खारिफ क्रॉप्स हैं, राइस तो हो गया, राइस के साथ सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, ये सब जो है वो खारिफ क्रॉप्स हैं। राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो कि विंटर्स में सो किए जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, और उनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, उनको जो है वो मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। आपको पता है इंडिया जो है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है, चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड उसके बाद कौन आता है, इंडिया, राइस के प्रोडक्शन में। ओके, खरीफ फसल मॉनसून के साथ जून जुलाई बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, जैसे मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन वगैरह। राबी फसल सर्दियों में बोई जाती है और वसंत में काटी जाती है। ओके, नाउ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस प्रोवाइड करने का तरीका है फार्मर्स को, ताकि उन्हें एक रेन्यूमरेटिव प्राइस मिल सके, है ना। ये जो है वो बिफोर द सोइंग सीजन ही दे दिया जाता है, गवर्नमेंट बिफोर द सोइंग सीजन ही MSP को अनाउंस करती है। तो क्वेश्चन है कि कौन रेकमेंड करता है कि कितनी MSP, कौन से क्रॉप को कितनी MSP दी जाएगी, वो कौन डिसाइड करता है, इट इज बाय द CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंड करता है कि इस क्रॉप को इतनी MSP दी जाए। अब रिकमेंड कर दिया, एक्चुअल में अप्रूवल कौन करेगा, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये फिर फाइनली जो है वो अप्रूव करती है MSP को, दैट इज रिकमेंडेड बाय द कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इंडिया में अभी कितने क्रॉप्स को MSP मिल रही है, 23 क्रॉप्स को। ओके, नाउ MSP अनाउंस फॉर 23 क्रॉप्स बिफोर द सोइंग सीजन। अब बिफोर द सोइंग सीजन इसलिए दी जाती है ताकि फार्मर्स के पास एक इन्फॉर्म्ड चॉइस हो कि उन्हें क्या बोना है ना। इट इंश्योर्स रेन्यूमरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं। MSP किसके रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है, CACP।
अब ये जो कैबिनेट कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन फाइनली इसको अप्रूव कौन करता है? दैट इज द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, रिकमेंडेड बाय द CACP। ओके, सो ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।